बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students, welcome back to online lectures. This is Professor Muhammad Atif and today we are going to discuss about hydration or hydration energy, solvolysis और इसी के साथ साथ हम देखेंगे solubility of compounds और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन अगर होती है दो लिक्विड्स में तो उस न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में साल्ट बनता है। तो साल्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन, ठीक है, इसको इन डिटेल देखते हैं। और हाइड्रेशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्वोलाइसिस, ठीक है, द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद द सॉल्यूट, या फिर सॉल्यूट के आयंस या फिर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सॉल्वेशन या सॉल्वोलाइसिस, दोनों तरह से इसे जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेशन? द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, दैट में बी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कोई भी हो, उनके साथ जब इंटरेक्ट कर जाएगा सॉल्वेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन और मे आल्सो लेबल्ड एज सॉल्वोलाइसिस, दोनों तरह से इसे जानेंगे। लेकिन हाइड्रेशन की बात करूं अगर मैं, तो हाइड्रेशन इसी की ही थोड़ी स्पेसिफाइड फॉर्म है कि अगर सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा, इफ वाटर इज द सॉल्वेंट यूज देन प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। मतलब ये कि अगर वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट को, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक अदद बीकर है, उस बीकर में हमने पानी रखा हुआ है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसमें वाटर है, दिस इज वाटर H2O, और हम इसमें प्लेस कर देते हैं एक सॉल्वेंट लाइक NaCl, चेंज कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं, इसमें हम पुट कर देते हैं NaCl। जैसे ही इसे वाटर में पुट करेंगे Na पॉजिटिव अलहदा हो गया, Cl नेगेटिव अलहदा हो गया। अब इस Na पॉजिटिव को और Cl नेगेटिव को, ये Na पॉजिटिव की मैं बात करूं तो इसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आकर सराउंड कर लेंगे। ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव एंड, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव एंड, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड वन मोर। मतलब ये कि वाटर मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव पार्ट है वो आकर सोडियम पॉजिटिव के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना लेंगे, आयन डाइपोल फोर्स बनेगी। आयन डाइपोल फोर्स बनने के बाद जो है Na पॉजिटिव यहाँ पे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, वो कहेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पे मैं अकेला हो गया हूँ, क्लोरीन से जुदा हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी स्टेबल हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आकर उससे सराउंड कर लेंगे। व्हेन आयन मॉलिक्यूल और एटम आर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। और अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड द सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स लाइक Na पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव, इसको जब वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेंगे तो इसे हम हाइड्रेशन के नाम से जानेंगे। एग्जांपल है व्हेन वी ऐड साल्ट टू द वाटर इट डिसॉल्व बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हाइड्रेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, कि हाइड्रेशन कब तक होती रहती है, कितनी हाइड्रेशन होगी। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच सराउंड्स, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन को हम कहेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच सराउंड अ गिवन आयन डिपेंड अपॉन इट्स चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जनरली नेगेटिव आयंस आर बिगर इन साइज देन पॉजिटिव आयंस एंड हेंस लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट द कैटायंस देन एनायंस, ठीक है। एनायंस को ज़्यादा मॉलिक्यूल्स
सराउंड करेंगे क्योंकि इसका साइज लार्जर है कंपेरेटिव टू कैटाइंस। तो हमारे पास यहाँ पे कैटाइन कौन सा है हमारे पास, ये कैटआयन अवेलेबल है, इसको ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। Cl नेगेटिव स्मॉलर साइज है, एनाइन कहेंगे इसे, एनाइन का साइज हमेशा लार्जर होता है, इसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिख दी। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। During its hydration it have 5 water molecules as a part of its crystals. Copper 2 positive इसमें अटैच विद कॉपर 2 पॉजिटिव होंगे एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल विद द सल्फेट आयन बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हैज़ लार्जर साइज। इन दोनों में से अगर हम बात करें कॉपर 2 पॉजिटिव का साइज यहाँ पर लार्जर है, ठीक है, सल्फेट का कंपैरेटिवली स्मॉलर है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ ज़्यादा आयंस यहाँ पे सराउंड कर जाएंगे। ऊपर वाली जो मैंने बात की यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें से Na पॉजिटिव स्मॉलर होगा, Cl नेगेटिव लार्जर होगा, यहाँ पे इसके साथ Na पॉजिटिव के साथ कम होगी, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसका साइज लार्जर है, इस नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं कॉपर में, तो ये कॉपर जो है इसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंड करेंगे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, जबकि 1 मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ सराउंड कर जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी, आपने हाइड्रेशन का प्रोसेस देखा और अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन एनर्जी, और थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाइड्रेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इनटू द वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। जब 1 मोल कोई भी इनमें से आयन 1 मोल इनका वाटर में डिसॉल्व होता है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। सपोज हमारे पास एक अदद बीकर है, उस बीकर में हम 1 मोल H पॉजिटिव आयन डिसॉल्व कर देते हैं वाटर, और वाटर में हम पुट करेंगे, सपोज वी हैव 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव गैसियस आयंस इसमें डिसॉल्व करते हैं, और इसमें हम कहेंगे कि H पॉजिटिव H2O प्लस H पॉजिटिव ये आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, और डिसॉल्व होने के बाद बनाएंगे H3O पॉजिटिव, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन कहेंगे। और इस ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम डेल्टा H E या इसे हम HE हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानेंगे। हाँ जी, हाइड्रेशन एनर्जी। और H पॉजिटिव के लिए हाइड्रेशन एनर्जी कितनी होगी, -1075 सातवीं यूनिट है किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है, किलो जाउल्स पर मोल में ये एनर्जी होगी। और 1 मोल H पॉजिटिव आयन के डिसॉल्व होने पे जितनी एनर्जी इवॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ H पॉजिटिव आयन। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने बताना है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। और चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो चार्ज डेंसिटी इटसेल्फ इट इज़ इक्वल टू चार्ज टू साइज रेशियो। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। दूसरी बात जो यहाँ से हमें क्लियर हो रही है दैट इज़ कि हाइड्रेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द आयन का साइज जो है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। MCQ सॉल्व करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक आपने याद रखना है। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, हाइड्रेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसमें से आपको कह दिया गया लिथियम सोडियम और 1, 2 और ये पोटाशियम, तीनों में से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आपने याद रखना है कि लिथियम सोडियम और पोटाशियम इन तीनों के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, चार्ज तो सेम है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ज इनकी हाइड्रेशन एनर्जी सेम होनी चाहिए। मतलब चार्ज पे यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही। हाँ, तो फिर किस पे डिपेंड करेगी, साइज। डाउन द ग्रुप मूव करते हुए साइज इंक्रीज होता है। साइज इनमें से जिसका लार्जर होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेसर होगी, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी एंड साइज। साइज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और हम कहेंगे कि इन तीनों में से हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम पोटाशियम की होगी। आगे चलता हूँ।
हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन लिथियम पॉजिटिव, रीजन इज सेम। लिथियम और सोडियम की बात करें अगर, सेम चार्ज हैं लेकिन डिफरेंट साइजेस है। सोडियम का हाइड्रोजन एनर्जी लो होगी, वजह लार्जर साइज। स्मॉलर साइज किसका है? लिथियम का। ड्यू टू द स्मॉलर साइज इट विल हैव ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इसकी ग्रेटर होगी तो इसकी हाइड्रोजन एनर्जी भी ग्रेटर होगी। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है हाइड्रेशन। दूसरी बात हमने पढ़ी है हाइड्रेशन एनर्जी। आगे चलता हूं अब मैं, सोलबिलिटी ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करता हूं मैं। मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। हाँ जी, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but insoluble in non-aqueous solvents। नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर भी कह सकते हैं। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस प्लेस इनटू द वाटर, द पोलर वाटर मॉलिक्यूल डिटैच द कैटायन एंड एनायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड बाय देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? Na पॉजिटिव, सपोज हमने NaCl को डिसॉल्व कर दिया है इनटू द वाटर और ये NaCl जो है इट विल गेट डिटैच्ड, Na पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा और Cl नेगेटिव जो है वो अलहदा हो जाएगा। मतलब ये कि इन दोनों आयंस के दरमियान जुदाई आ जाएगी, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जबकि दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, अकेले नहीं रह सकते। हाँ, इन्हें अकेला रखना है तो कोई ऐसा न्यूट्रल पर्सन या न्यूट्रल कोई चीज़ होगी जो इन्हें सराउंड करके रखे, तब जाकर ये अकेले रह सकते होंगे, अदरवाइज ये अकेले नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि व्हेन डिसॉल्व इनटू द वाटर, वाटर में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं द पोलर वाटर मॉलिक्यूल डिटैच, वो पोलर वाटर मॉलिक्यूल ने डिटैच करेगा। मैंने पहले दिखाया कि सोडियम पॉजिटिव को वाटर मॉलिक्यूल्स ने आकर सराउंड कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसे सराउंड कर लेंगे। सेम Cl को भी वाटर मॉलिक्यूल्स आकर सराउंड कर लेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ये ऑक्सीजन ये जो हमारे पास है इट में बी सराउंडेड बाय सोडियम में भी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल और नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इसे सराउंड करेगा। नंबर 2, Cl नेगेटिव की बात करें अगर हम तो उसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके पार्शियल पॉजिटिव पार्ट्स आकर जो हैं सराउंड कर लेंगे, पार्शियल पॉजिटिव। सेम इस तरह बाकी साइड्स पे भी ऑक्सीजन, वाटर का एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन, साथ में हाइड्रोजन्स, और ये थोड़ा मैंने गलत लिखा है, इसे ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, हमने दिखाना है कि यहाँ पर वाटर के हाइड्रोजन्स आकर सराउंड कर रहे हैं इस क्लोरीन को, वाटर के हाइड्रोजन्स। यहाँ पे देखें, ये ज़्यादा मैंने कहा था कि क्लोरीन को ज़्यादा पार्टिकल्स डिसॉल्व करेंगे। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इनके साथ ये इंटरमोलिकुलर फोर्स बनाएंगे और इस प्रोसेस को सॉल्वोलाइसिस, और वाटर है तो इसे हाइड्रेशन के नाम से जानेंगे। यही बात ऊपर बता दी गई है। अब इस प्रोसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जनरेट हो रही हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ने सोडियम पॉजिटिव और इसी के साथ साथ Cl नेगेटिव के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप किए हैं। स्टार्ट में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, इसमें बात बताई गई है कि जब भी इंटरमोलिकुलर फोर्स बनेगी या फिर केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इस ड्यूरिंग भी एनर्जी रिलीज होगी। द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर किसी एक सब्सटेंस की हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर हुई देन लेटेस्ट एनर्जी भी बताया गया आपको चैप्टर 7 में भी, और जो इसके अलावा चैप्टर 4 में भी। किसी एक आयोनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। अगर लेटेस्ट एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब डिसॉल्व होने के बाद जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द क्रिस्टल,
then that compound will automatically dissolve, because इसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हाइड्रेशन एनर्जी के थ्रू से कंपनसेट हो जाएगी और वो कंपाउंड जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, विच टाइप ऑफ आयोनिक कंपाउंड कैन बी डिसॉल्व इनटू द वाटर, तो आपने बताना है जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा होगी, दैट विल बी सॉलेबल इनटू द वाटर। ठीक है, वो क्या होंगे, वो सॉलेबल होंगे। यही वर्डिंग यहाँ पे लिख दी गई है, हाइड्रेशन एनर्जी इज स्मॉलर देन द लेटेस्ट एनर्जी देन द आयोनिक कंपाउंड डू नॉट डिसॉल्व। ऊपर बता दें कि सॉलेबल कम होंगे, ये सॉलेबल उस वक्त होंगे जब इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होगी। हाँ जी, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हाइड्रेशन एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है लेटेस्ट एनर्जी से तो वो कंपाउंड क्या होंगे, दैट विल नॉट डिसॉल्व, वो डिसॉल्व नहीं होंगे इनटू द वाटर। क्लियर हो गई ये बात स्टूडेंट्स? मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया कि विच टाइप ऑफ आयोनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व इनटू द वाटर, जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, ये बात यहाँ बता दी गई, दैट विल बी सॉल्युबल इनटू द वाटर। विच टाइप ऑफ कंपाउंड विल नॉट डिसॉल्व इनटू द वाटर, जिनकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, उन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए लेकिन वाटर में डिसॉल्व होने के बाद उनकी जो एनर्जी रिलीज होनी है वो कम है, दैट विल नॉट डिसॉल्व इनटू द वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। ये आयोनिक कंपाउंड के लिए था। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड किस तरह डिसॉल्व होते हैं, तो सिंपल से रूल के पोलर सब्सटेंसेस पोलर में, नॉन पोलर पोलर में। कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, लाइक ईथर एंड मेनी अदर, CCl4 और भी बहुत सारे हमारे पास सॉल्वेंट्स मौजूद हैं। द एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर NF4 overcoming the intermolecular forces of attraction. Mostly covalent compounds are insoluble in water. Mostly जो है कोवेलेंट कंपाउंड नहीं डिसॉल्व होते हैं वाटर में, और सम आर सॉल्युबल इनटू द वाटर। और वजह क्या है, उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक अल्कोहल दैट मे बी डिसॉल्व इनटू द वाटर। व्हाई? बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, दे आर सॉल्युबल इनटू द वाटर। कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन आगे मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स की, वो वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होते, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट बीइंग डिसॉल्व इनटू द पोलर वाटर। आगे चलता हूँ मैं यहीं से। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बात की सॉल्युबिलिटी की। अब हम बात करते हैं हाइड्रेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेट्स, और हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रोलाइसिस क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। जी, hydrates the crystalline substances which contain chemically combined water in them as a part of their crystal in definite proportions is called hydrates. हाँ जी, हाइड्रेट्स ऐसे ही हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें वाटर केमिकली, वाटर जो है केमिकली कंबाइंड होगा in them in definite proportion are called hydrates. And the crystalline substances which contain molecular water इन द क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड हाइड्रेट्स। दोनों तरह से इसे डिफाइन किया जा सकता है। और एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट 5 वाटर पेंटाहाइड्रेटेड, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। दूसरी एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेटेड, 6 वाटर मॉलिक्यूल साथ में अटैच हैं। हाइड्रेशन द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद द सोल्यूट आयंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसमें AlCl3 साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल, MgCl और 4 मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए हम नाम दे देते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट सपोज वाटर है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं, सराउंड एंड इंटरेक्ट विद द सोल्यूट आयंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। लेकिन हाइड्रोलाइसिस की बात करूं, when salt is dissolved into the water it dissociated into cation and anion। suppose AlCl3 को हमने डिसॉल्व किया into the water और ये अपने ही आयंस एल्यूमिनियम और साथ में क्लोराइड में डिसॉल्व हो गया। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और क्लोराइड, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ने 3 OH के साथ बॉन्ड बना लिया, नए कंपाउंड्स बन गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जिसमें कोई एक आयोनिक कंपाउंड अपने ही आयंस में कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, आयोनाइजेशन हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का। एक एग्जाम्पल एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होता है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन बनेगा जो कि OH
आयंस के साथ मिलके एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे। आगे बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। Heat absorb or evolve when 1 mole of gaseous ion is dissolved into the water to give an infinite dilute solution is called heat of hydration, जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी पहले पढ़ चुके हैं। ये वही बात यहाँ पे की गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रेट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के लिए। ठीक है, ऑक्सालिक एसिड जो है उसके साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ऑक्सालिक एसिड ये दिखा दिया गया COOH, यहाँ पे आप इसे ओपन करके भी लिख सकते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH, दिस इज ऑक्सालिक एसिड। अच्छा, फिर बेरिलियम क्लोराइड के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होते हैं तो आपने बताना है 2। वॉशिंग सोडा की बात करें, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है। जिप्सम की बात करें, कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे जिप्सम। बोरेक्स की बात करें Na2B4O7 वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड बोरेक्स। ये चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर में आप इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जिप्सम के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल जिप्सम, और सोडियम बोरेट Na2B टेट्राबोरेट Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स। और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ऑक्सालिक एसिड इज डाइहाइड्रेटेड, बोरेक्स इज डेकाहाइड्रेटेड, इट कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दी क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स में इसके मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद होंगे। हाँ जी, बाय नेम आपको बोरेक्स की स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, वॉशिंग पाउडर की स्ट्रक्चर कहा केमिकल फार्मूला कहा जा सकता है, जिप्सम का कहा जा सकता है, ऑक्सालिक एसिड जिनके नाम लिखे गए हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में। आगे चलता हूँ मैं। साल्ट्स क्या होते हैं और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो साल्ट स्पीशी विच कंटेन एसिडिक एंड बेसिक कंपोनेंट, एक ऐसी स्पीशी जिसमें एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट होंगे। ड्राइव फ्रॉम द एसिड एंड बेस इज कॉल्ड साल्ट। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बात कर लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड की बात करें तो अगर हम NaOH जो कि बेस है इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl जो कि एक एसिड है, आफ्टर द रिएक्शन इट विल कन्वर्ट इनटू साल्ट NaCl प्लस H2O वाटर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो सोडियम कहाँ से आया है, फ्रॉम बेस। ठीक है, और Cl नेगेटिव हमारे पास यहाँ कहाँ से मौजूद है, फ्रॉम एसिड। तो अ साल्ट, इसे हम, ये एक साल्ट है। ठीक है, ये एक अदद साल्ट है। इसका मतलब है कि साल्ट हैव 2 टाइप ऑफ रेडिकल्स, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल जो एसिड से आता है और बेसिक रेडिकल जो कि बेस से साल्ट के अंदर मौजूद होता है, बेस में से आता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन साल्ट इज फॉर्म्ड, साल्ट बनता है और वो साल्ट जो है बेस और एसिड के रिएक्शन से बनता है। एसिड का जो कंपोनेंट और बेस का जो कंपोनेंट है आपस में मिल जाएंगे और साल्ट बनाएंगे। और साल्ट इज कंटेन 2 कंपोनेंट, एसिडिक एंड बेसिक। एंड एक NaCl की एग्जांपल, दूसरा कॉपर कलर सल्फेट की एग्जांपल है। हाँ जी, 3 टाइप्स हैं इसकी साल्ट्स की, न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट्स। 3 तरह की एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे न्यूट्रल साल्ट्स, द साल्ट विच ड्राइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेंगे जो साल्ट बनेंगे दैट इज न्यूट्रल साल्ट। आप NaCl की ही बात कर लें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना है, सो इट इज न्यूट्रल साल्ट। सेम KOH और HCl के मिलने से क्या बनेगा, KCl, KBr भी इसी तरह से ये भी हमारे पास न्यूट्रल साल्ट है। सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिलने से बनेगा, तो इसे हम नाम दे देंगे इट इज आल्सो न्यूट्रल साल्ट। व्हेन दीज साल्ट्स डिसॉल्व इनटू द वाटर देयर पॉजिटिव आयंस Na positive, K positive, not hydrolyzed by water. Similarly, chloride, bromide, sulfates also not hydrolyzed and their resulting solution is neutral. ओवरऑल solution इनका जो है वो neutral होगा। ठीक है, अच्छा हम एक और बात करते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। शॉर्ट क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड में पूछा गया हुआ है और वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। तो आपने बताना है सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करें तो 2 चीज़ें बनती हैं,
एक कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, और दूसरा NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस के बनने की वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस बोर्ड, टाइमलाइन बताई गई है कि कितनी दफ़ा प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ है। एंड 2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट इज़ अल्कलाइन। ओवरऑल सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा, क्यों, तो उसकी वजह बताई गई। ओवरऑल सॉल्यूशन इज अल्कलाइन बिकॉज it produce weak acid carbonic acid or strong base NaOH. Due to the formation of NaOH, overall solution will be alkaline. दूसरे नंबर पे अब हम बात करते हैं एसिडिक साल्ट्स कौन से होते हैं। साल्ट्स विच ड्राइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से जो साल्ट्स बनेंगे उसे एसिडिक साल्ट्स कहेंगे। और इसके एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एंड हमारे पास है दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे अमोनियम क्लोराइड डिज़ोल्व इन वाटर। इनको जब वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो हमारे पास ये क्या है, दीज आर एसिडिक साल्ट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट्स व्हेन डिज़ोल्व इनटू द वाटर देयर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस गिव वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड देंगे, ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अच्छा, ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी गई हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, HCl बनेगा। कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सेम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनती है और साथ में HCl बन जाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। तो ऐसे साल्ट्स जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक सॉल्यूशन बनाएं उसे हम नाम दे देते हैं एसिडिक साल्ट्स। फिर बात करते हैं हम बेसिक साल्ट्स की। बेसिक साल्ट्स क्या होंगे और बेसिक साल्ट्स जो हैं किन तरह, उसकी एग्जांपल्स क्या है। हाँ जी, साल्ट्स ड्राइव फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक साल्ट्स। इसके एग्जांपल है सोडियम एसीटेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट और सोडियम आर्सेनिक ऑक्साइड है ये साथ में। अच्छा, इनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, जैसे कि हमारे पास है सोडियम एसीटेट, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं। H2S सोडियम सल्फाइड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं, साथ में क्या बना रहे हैं, वीक एसिड H2S बना रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड ये बनेगा लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ये सारे के सारे एसिड्स, ये सारे के सारे साल्ट्स जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है इन्हें, दे are forming strong base. Due to the formation of strong base they are alkaline in nature, they are basic salts. आगे बात करते हैं एक एग्जांपल जो कि प्रीवियस बोर्ड में रिपीटेड है कि एसिटिक सोडियम एसीटेट बेसिक नेचर क्यों रखता है। तो आपने बताना है सोडियम एसीटेट को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं एसिटिक एसिड बनता है, साथ में NaOH। एसिटिक एसिड इज अ वीक, हाँ जी, सोडियम एसीटेट ये वीक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओवरऑल सॉल्यूशन की हम बात करें तो इट विल बी बेसिक इन नेचर। इसके बेसिक होने की वजह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनना है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रही है सॉल्यूशन के अंदर, सो ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। जी, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने देखा या आपने सीखा अबाउट सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी और उसके फैक्टर्स। फिर देखा हाइड्रेट्स क्या होते हैं और लास्ट में बात की हमने साल्ट्स और उसकी 3 टाइप्स, न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो एंड हो जाता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।